चले बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कर लिए थे, एक आध क्वेश्चन और शायद कराना बाकी था, है ना, मैंने बोला था आपको। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स for the given compound. Determine the total number of isomers for the given complex. Determine the total number of isomers for the given complex. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कहने का मतलब है, टोटल आइसोमर जब भी बोलेगा तो उसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों ही काउंट हो जाएंगे बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा हुआ है PTNH32CN2, ट्राई कर लीजिए फटाफट। प्लेटिनम पे +2 है, +2 है मतलब D8 होगा, D8 हो गया मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर। क्या जाएगा आंसर बेटा? आंसर इज 6। चेक करिएगा इधर। सबसे पहले अगर इस आइसोमर, इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें तो ये Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा, है ना। और Ma2B2 में हम लोगों ने बात करा था कि Ma2B2 में दो आइसोमर बनते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस, है ना। तो पहले वो सिस और ट्रांस हम लोग बना लेते हैं, चेक करिएगा। सबसे पहले प्लैटिनम के साथ 2 अमोनिया और 2 साइनाइड, ये सिस है। और अमोनिया के साथ ये अमोनिया ट्रांस पे और साइनाइड के साथ साइनाइड भी जो आ गया वो ट्रांस पे आ गया। तो जिनका आंसर 2 आ रहा है उनका ये आंसर आ रहा है ना, बेसिकली उनने ये दो बनाए हैं। लेकिन यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोला है, यहां पर टोटल आइसोमर बोला है। अब टोटल आइसोमर में मुझे बताइए, क्या साइनाइड एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं है बेटा? है। और एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करता है बेटा? यस। इसका मतलब यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म भी होगा। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने वाले दो लिगेंड्स है, तो इसमें होगा क्या कि प्लैटिनम के साथ एक बार कार्बन कार्बन डोनर, एक बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनर, और एक बार एक कार्बन डोनर और एक नाइट्रोजन डोनर, है ना। दोनों में से कोई भी एक कार्बन या नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये 3 केस तो इसके बन गए और सेम 3 केस उधर भी बनेंगे बेटा। प्लैटिनम के साथ यहां पर दोनों कार्बन डोनर हैं, इस बार दोनों नाइट्रोजन डोनर मान लेते हैं, और एक बार दोनों में से एक कार्बन डोनर हो जाए और एक नाइट्रोजन डोनर हो जाए। तो यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ जाएंगे। तो टोटल आइसोमर जब भी बोले तो अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलता तो आपका आंसर 2 होता, लेकिन टोटल आइसोमर बोला है तो उसी के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसीलिए एक पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछे ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर कौन दिखाएगा, और उसमें अगर ऑप्शन में लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला कोई केस डब्बे के अंदर है तो मोस्टली वही आंसर होता है, 99% वही आंसर होते हैं, क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर्स एकदम से अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं ना। चलिए ना, ये आइसोमेरिज्म की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आइसोमेरिज्म के बाद अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं और वो आता है कलर, है ना। अब कलर के ऊपर बात करें तो कलर की कहानी समझना है ना हमको। अपने चैप्टर के अंदर अभी कोऑर्डिनेशन के अंदर भी कलर पढ़ना है और डी एंड एफ ब्लॉक में भी कलर पढ़ना है। दोनों में कलर लगभग एक जैसे चलते हैं, तो जो चीजें हम यहां पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमें डी एंड एफ ब्लॉक में भी काम आ रहा होगा। किसी भी कंपाउंड में कलर आने के अलग अलग रीजंस, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एक होता है डीडी ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। तो पहले हम लोग डीडी ट्रांजिशन को समझेंगे कि कलर आने का जो पहला रीजन है ना, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स या डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं
उनमें कलर आने के लिए पहला जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या रीजन है वो क्या होता है बेटा, डीडी ट्रांजिशन। अब बेसिकली डीडी ट्रांजिशन है क्या, पहले उस पर बात करते हैं, ध्यान सुनना। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर लिगैंड प्रेजेंट है तो याद करो लिगैंड की प्रेजेंस में क्या स्प्लिटिंग होती है या नहीं होती है बेटा, होती है। यहां पर लिगैंड का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि स्प्लिटिंग करानी है तो लिगैंड होना ही चाहिए। अगर लिगैंड नहीं है तो फिर वो पांचों डी के डब्बों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड पांचों डी के डब्बे आइसोलेटेड फॉर्म में बराबर एनर्जी के होते हैं, बट जब लिगैंड आता है तो लिगैंड का डायरेक्शन ऑफ अप्रोच कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक पार्ट बनता है T2G और एक पार्ट बनता है EG। तो बेटा डीडी ट्रांजिशन का मतलब है आप लिगैंड की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और लिगैंड के प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल जो थे वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गए, एक T2G और एक EG। क्या ये डी ऑर्बिटल है या नहीं है? है। और ये भी डी ऑर्बिटल है, बस इस सेट को हम लोग क्या बोलते थे, T2G, DXY, YZ, ZX और DX2, Y2 और DZ2। अब सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास कोई मेटल है। अब हमको पता करना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना कलर के ऊपर, तो पहला 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पहला ही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताऊंगा, बट हम सारे टाइप या प्रोफाइल जो बन सकते हैं वो कवर करेंगे ना। सबसे पहले मान लीजिए कॉम्प्लेक्स दिया और आपको बोला गया कि ये कलर्ड है या कलरलेस है। पहला क्वेश्चन यही बनता है और यही पूछता है आपसे कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा और कौन सा कंपाउंड कलरलेस होगा, और वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मुझे बताइए यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3। टाइटेनियम +3 का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D1। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो मेटल होगा, मेटल का कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा, या तो D0 आएगा या D1 आएगा या D10 आएगा, कुछ तो आएगा। अब मान लो मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैंने ये D1 को यहां फिल कर दिया ऐसा, है ना। अब D1 होगा तो ऐसे फिल होगा, D2, D3 फिलिंग हमको आती है ऑलरेडी। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से कुछ एनर्जी मिल जाए, है ना, और ये उस एनर्जी को क्या कर ले, एब्सॉर्ब कर ले, और सपोज वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचा दे, क्योंकि याद करो इसका जो गैप होता था उसको CFSC बोला करते थे, डेल्टा ओ। क्या T2G और EG का ही जो गैप होता था इसी को डेल्टा ओ बोलते थे? यस। और डेल्टा ओ अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, पढ़ चुके हैं वो भी। पहला फैक्टर होता था स्पॉट, दूसरा होता था लिगैंड का स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक लिगैंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, मेटल का चार्ज, और 3D, 4D और 5D। तो बेटा ये T2G और EG का गैप अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पर। अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके कहां चला जाएगा, यहां पर। और जब ये एक्साइट हुआ तो इसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करी, लेकिन ये ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं सकता, वापस से इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा यहां पर, तो ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा, ध्यान सुनना, ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा। ये एनर्जी क्या हुई थी, एब्सॉर्ब, और ये एनर्जी क्या हुई है, एमिट। और एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी हमेशा बराबर, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा। अब जब ये एनर्जी एमिट करेगा तो जो भी एनर्जी एमिट करेगा ना, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली ये फॉर्मूला हमें देखना होता है। जो भी एमिटेड एनर्जी है उस एनर्जी के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो बेटा H और C ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो जो एनर्जी ये एमिट करेगा उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली ये फॉर्मूला लगा के आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ वेवलेंथ आएगा। हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात हम अभी नहीं कर रहे हैं ना। तो जो एनर्जी एमिट करेगा उसके करस्पॉन्डिंगली क्या आएगा, कुछ ना कुछ लैम्डा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ आएगा। वो वेवलेंथ आप तब कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको एनर्जी की वैल्यू पता होगी। हमें एनर्जी की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम तो सब हवाबाजी में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली कुछ लैम्डा आएगा, और आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की एक चीज पढ़ते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप ऐसा देखते हैं कि भाई विबग्योर नाम का एक रीजन होता है ना। विबग्योर नाम का एक रीजन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। इसके इधर अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक, गामा रेज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती है ना, और इसके इधर जाओगे तो इंफ्रारेड।
जो लैम्डा है इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो अरेंजमेंट होता है वो इंक्रीजिंग लैम्डा के ऑर्डर में होता है, तो इधर से इधर आने पर लैम्डा बढ़ रहा है। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से गया उसके करस्पॉन्डिंगली कुछ लैम्डा आएगा, उस लैम्डा की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली हम देखते हैं यहां पर अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं तो 400 से लेकर 780 इसकी वैल्यू होती है। अगर वो लैम्डा 400 से कम है तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रहा होगा या कॉस्मिक या गामा रेज में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। अगर इससे ज्यादा है तो वो इंफ्रारेड रीजन या फ्रार इंफ्रारेड रीजन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, और अगर 400 से 780 हो गया तो वो इस रीजन में लाई कर रहा होगा। पहली बात, अगर लैम्डा इससे कम है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी आंखें जो है वो केवल विजिबल रीजन देख सकती है। इससे ज्यादा होगा तो भी हम उसे नहीं देख पाएंगे, लैम्डा होगा तो सही पर हम नहीं देख सकते, है ना। और अगर लैम्डा इस रेंज में आ गया तो हम उसको देख पाएंगे। अब अगर लैम्डा 400 के आसपास हो गया तो कलर क्या होगा, वायलेट। अब इन सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है, जैसे इसका मान लो 400 से लेकर 480 पे ही आता होगा, तो 400 से 480 में वायलेट और इंडिगो के ढेरों शेड्स होंगे। ऐसे ही इसके बीच में अलग अलग शेड्स होंगे और अलग अलग वैल्यूज होंगे। तो अब हम, अगर हमें लैम्डा पता चल जाए किसी तरीके से, तो लैम्डा पता चलता तो मैं आपको बता सकता था कि भाई किसका एग्जैक्ट कलर क्या होगा, लेकिन हमें ना तो एनर्जी पता होगी किसकी कितनी है, तो हमें एनर्जी नहीं पता होगी तो हम लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे, लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे तो कलर बता पाना तो हमारे लिए असंभव है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। तो हमें कंपाउंड के कलर याद करने पड़ेंगे कि भाई किस कंपाउंड का कलर क्या होता है। जैसे ब्लू विट्रियोल ब्लू होता है, ग्रीन विट्रियोल ग्रीन होता है, एजीएफ सॉल्युबल होता है, एजीसीएल व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, एजीबीआर पेल येलो होता है, एजीआई डार्क येलो। तो हमने ये कलर याद ही करे, क्यों करें, क्योंकि हमको लैम्डा याद हम निकाल नहीं सकते, और लैम्डा पता भी चल जाए तो एग्जैक्ट लैम्डा से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इतनी माथा 25 अच्छा कलर याद कर लो, ठीक है। अब यहां पर इस टॉपिक में यही होगा, है ना, कि हमसे अगर ये पूछे कि कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है, तो हम बता देंगे कि भाई ये कलर्ड है और ये कलरलेस है, लेकिन किसका क्या कलर है वो हम नहीं बता पाएंगे। उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, उस पर बात करेंगे। अब देखो, अभी मैंने आपके सामने ये जो बात है ये बता दी आपको, तो सारा खेल जो होगा ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैम्डा पे। जैसे जैसे एनर्जी या लैम्डा बदलेगा, एनर्जी बदले या लैम्डा बदले एक ही बात है, जैसे जैसे एनर्जी बदलेगी, जैसे जैसे लैम्डा बदलेगा, वैसे वैसे कलर भी बदलेगा, और हम केवल कौन सा कलर देख पाएंगे, जो विजिबल रीजन में आ रहा होगा, ठीक। ये पहले मैंने आपको एक बेसिक बता दी, और हमको लैम्डा पता नहीं होगा तो हम ये सब कर नहीं पाएंगे, बट ठीक है, अपने को फिर भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा तो सॉल्व तो करना, ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब अपने को कैसे सॉल्व करना है वो जुगाड़ हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये जो डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन पे बात करें तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन था, इसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करी, एनर्जी सफिशिएंट थी, तो ये इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जंप कर दिया। क्या ये डी ऑर्बिटल थे बेटा, यस। क्या ये भी डी ऑर्बिटल है बेटा, यस। तो ट्रांजिशन डी से डी में हुआ, T2G से E में जा रहा है, मतलब डी से डी में जा रहा है, और इसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। और क्या ये दोनों डी की एनर्जी सेम है या अलग अलग है, अलग है, तो इसीलिए इसको दो अलग अलग डी की तरह मेंशन करते हैं, डीडी ट्रांजिशन, मतलब दो डिफरेंट एनर्जी के डी से डी में जा रहा है। यहां से यहां जाता तो सेम एनर्जी होता, उसमें तो कुछ है नहीं है। तो ये डीडी ट्रांजिशन है। जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और जो एनर्जी एमिट करेगा, ये जो एमिटेड वाली एनर्जी होगी ना, ये हमारे काम की है। एमिटेड एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली जो लैम्डा आएगा वो एमिट होकर हमारी आंखों तक आता है, और हमें वही कलर दिखेगा जो एब्सॉर्ब हो रहा है, जो एमिट हो रहा है, एमिट वाला कलर आपको दिखेगा। इसके बारे में एनसीईआरटी एक पैराग्राफ लिखता है, वो पैराग्राफ ऐसा है कि आपने विबग्योर जो पढ़ा, विजिबल रीजन जो पढ़ा, व्हाइट लाइट भी बोलते हैं इसको। क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड पे जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, 7 कलर इंसिडेंट हो गए विबग्योर। हम ये जानते हैं ये प्राइमरी कलर है, और बचपन में आपने ड्राइंग में सीखा होता है, रेड में व्हाइट मिला दो येलो बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा, ऐसे ना, प्राइमरी सेकेंडरी कलर वाली कहानी वो सब है ना। तो अगर आपने कोई कंपाउंड लिया, किसी कंपाउंड पे विबग्योर इंसिडेंट कराया, ये विबग्योर उसमें 7 में से हो सकता है 1 कलर एब्सॉर्ब कर ले, हो सकता है 2 एब्सॉर्ब कर ले, हो सकता है 5 एब्सॉर्ब कर ले, वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है ये उन 7 में से कुछ कलर एब्सॉर्ब करेगा और बाकी कलर एमिट कर देगा। जो ये एमिट करता है, मान लो इसने 2 एमिट करे, 4 एमिट करे, 6 एमिट करे, जो एमिट करे वो सब मिक्स होंगे और उनके मिक्सिंग से कोई कलर बनता होगा और वही कलर हमें दिखेगा। तो ये पूरा इसका फिनोमिना होता है कि कुछ कलर एब्सॉर्ब करेगा, कुछ कलर एमिट करेगा, जो एमिटेड कलर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो भी कलर बनता होगा वो कलर हम देख पाते हैं।
तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा? डीडी ट्रांजिशन। कि जब इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में जाता है और दूसरे डी से पहले डी में आता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, एमिटेड कलर हमें दिखता है। पहले काम करें, ये रिप्रेजेंटेशन जो लिखे उसके बाद स्टेटमेंट लिखाता हूं आपको। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बात करें तो ध्यान सुनना। अब डीडी ट्रांजिशन अगर होगा तो अगर डीडी ट्रांजिशन कहीं पर होगा तो कलर दिखाएगा और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं दिखाएगा। क्योंकि डीडी ट्रांजिशन होने का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा और उसी की वजह से हमें कलर दिखेगा। और अगर डीडी ट्रांजिशन कहीं पर नहीं हो पा रहा है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी एमिट करेगा और हमें कलर नहीं दिखेगा। तो डीडी ट्रांजिशन के लिए सबसे पहली बात, दो अलग अलग डी लेवल होने चाहिए और दो अलग अलग डी लेवल के लिए लिगैंड का होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट लिखेगा, for DD transition presence of ligand is must. For DD transition presence of ligand is must. DD transition तभी होगा जब ligand होगा। इसी टाइप में एक क्वेश्चन आगे भी आएंगे, वहां पर हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स में अगर ligand नहीं है तो फिर DD ट्रांजिशन नहीं होगा और DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ligand है तो कलर दिखाएगा, ligand नहीं है तो कलरलेस हो जाएगा। DD ट्रांजिशन के केस में आएगा ऐसी बात। अब देखो, डीडी ट्रांजिशन में बात सुनिएगा, मेटल जो कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा उस मेटल के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, मैंने आपको बोला है ना। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकते हैं? D0 हो सकता है, D1 हो सकता है, D2, D3, D4, D9 हो सकता है, D10 हो सकता है। मेटल का इनमें से कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा। अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि D1 से D9 जो होता है ना, ये कलर दिखाते हैं, लेकिन जो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कलरलेस होता है। D0 D10 को क्या मानते हैं? कलरलेस। कारण अभी बताता हूं, अभी लिखाऊंगा स्टेटमेंट। और ये क्या दिखाएंगे? कलर। इनके कलर दिखाने के पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है कि इनमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है और इनके कलर नहीं दिखाने का रीजन होता है कि इनमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है ना। तो यहां डीडी ट्रांजिशन होगा, यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? पहले वो बता दो। D0 में डीडी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जंप कहां करेगा? तो नो डीडी ट्रांजिशन, खत्म। डीडी ट्रांजिशन नहीं हुआ तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी ना एमिट करी, और एमिट नहीं करा तो कलर ही नहीं दिखेगा, तो कलरलेस हो गया। D10 की बात कर लेते हैं। D10 में सब भरा हुआ है, ऐसा है। अब ऐसा भरा हुआ है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप कहां करेगा? जगह ही खाली नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं और इसमें जगह नहीं है और इसीलिए यहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पाता। और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर दिखाएगा या कलरलेस हो जाएगा? कलरलेस। जबकि D1 से D9 अगर कोई होता है, जैसे D1 तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया था, D9 देख लीजिए, ये D9 है। अब D9 है तो इसको अगर एनर्जी मिलेगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि D9 था तो एक जगह खाली थी। तो बेटा D1 से D9 में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जबकि D0 और D10 में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। जहां डीडी ट्रांजिशन होगा वहां कलर आ सकता है, जहां डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा वहां कलर नहीं आ सकता। अगला स्टेटमेंट ये लिखेगा, D1 to D9 configuration, D1 to D9 configuration can show DD transition, can show DD transition, therefore are colored. D1 to D9 configuration can show DD transition, therefore are colored, है ना। तो D1 से D9 जो होंगे वो कलर दिखाएंगे क्योंकि उसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। अगला लिखें, D0 and D10 configuration are generally colorless. D0 and D10 configuration are generally colorless. D0 and D10 configuration are generally colorless because DD transition is not possible. Because DD transition is not possible. है ना। इसमें जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि अभी अपन कलर का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एक चार्ज ट्रांसफर आएगा, उसकी वजह से भी कुछ पॉइंट आएंगे, वो देखेंगे।
तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डी ट्रांजिशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो D0 D10 क्या हो जाएंगे, कलरलेस, और D1 से D9 क्या हो जाएंगे, कलर्ड। और एग्जाम में 10 में से 9 बार आपको यही क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। आपको सीधा एक काम करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन दिखनी होती है, D0 D10 दिखा कलरलेस, D1 से D9 दिखा कलर्ड, काम खत्म, यही आता है क्वेश्चन। पर अब इसमें आगे के और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि पूछता नहीं है उतना, पर अपने को आना चाहिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन की बात करें पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following complex can show color, which of the following complex can show color, या फिर और करके लिखिएगा, which of the following compound can absorb light from visible region, which of the following compound can absorb light from visible region। देखो कलर अगर डायरेक्टली पूछ ले तो क्लियर हो जाएगा अपने को कि भाई कौन कलर्ड है या कलरलेस है। उसको कई बार यही है ना, विजिबल रीजन से कौन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कौन विजिबल रीजन की लाइट एमिट करेगा, ऐसा भी कुछ आता है ना, लाइट एब्जॉर्ब एमिट विजिबल रीजन से रिलेटेड, तो समझ जाइएगा कलर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है और कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आपको सॉल्व कर लेना है ना। सारे मेटल का कॉन्फ़िगरेशन फटाफट निकाल लीजिए, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 है वो कलर दिखाएगा, और जो D0 D10 होगा वो कलरलेस हो जाएगा। पहला वाला स्कैंडियम 3+, 3D0। अगला वाला टाइटेनियम +4, अगेन 3D0। अगला वाला जो आ रहा है वो आ रहा है जिंक +2, जो कि 3D10 हो जाएगा। और सी वाला जो ऑप्शन है दैट इज क्रोमियम +3, और क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D3। तो आप देख सकते हैं D0 और D10 वाले क्या हो जाएंगे, कलरलेस, और D1 से D9 का एक ही ऑप्शन है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, कलर्ड। तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे तो कॉम्प्लेक्स दे देगा चाहे तो आयन दे देगा। आयन आपको डी ब्लॉक में मिलेंगे आपको ना, जैसे अभी यहां पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स दिया, एग्जाम में ऐसा दे देगा स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कलरलेस, तो बेटा इन दोनों का जो पेयर है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। या ऐसे दो पेयर दे देगा D1 से D9 कर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कलर्ड। तो कलर या कलरलेस में अगर पूछे कि कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है, सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, D0 D10 दिखे कलरलेस है, D1 से D9 दिखे कलर्ड है। अब आगे सुने अगला पॉइंट क्या, अभी हमने कलर्ड और कलरलेस पहचानना सीखा, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन और यही आएगा। लेकिन दूसरा टाइप क्या बनता है, ध्यान सुने। मान लो आपसे पूछा था कि कलर्ड कौन है कलरलेस कौन है, आपने देख के बता दिया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे ये पूछ ले कि बताओ ये कलर्ड तो है, इसका कलर बताओ। खत्म काम, खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा बाय बाय, है ना। अपने को कलर नहीं पता, कलर या तो याद हो, अब याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर इसमें अब एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है कि आपको कलर अगर याद नहीं है तो कलर क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का फिनोमिना यूज करा सकता है। ठीक है, तो अब अपन उस पर चलते हैं कि कलर्ड है या कलरलेस है वो तो पहचान लिया, पर किसका कलर क्या होगा ये हमें या तो याद हो, और अगर नहीं याद है तो एक और फिनोमिना टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आ रहे हैं। तो सेकेंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से रिलेटेड। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि आपको ये बता देगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स है उसने जो लाइट एब्जॉर्ब करी और एमिट करी, दो चीजें चल रही थी, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। अगर आपको यह बता दिया जाए कि किसी कंपाउंड ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी, तो आप इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील की मदद से उसका एमिटेड कलर बता सकते हो। या आपको अगर यह बता दे कि इसने क्या एमिट किया है, तो उसने कौन सा लाइट या कलर एब्जॉर्ब किया होगा, यह आप बता सकते हैं। अगर आपको एमिटेड या एब्जॉर्ब में से कोई एक चीज दे दी जाए तो दूसरा आप प्रेडिक्ट कर देंगे, दोनों में से कुछ ना दे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर खत्म है काम, है ना, फिर अपने को याद ही होना चाहिए। तो आइए आते हैं इस केस के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील की जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा कलर व्हील जो है ना वो अलग अलग टाइप की बन सकती है। मैं यहां पर 10 कलर की व्हील बना रहा हूं,
अलग अलग मास्टर अलग अलग तरह की व्हील बनाते हैं, कोई 6 कलर की बना देगा, मैं 10 की यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है, कोई 12 की बना सकता है, कोई 20 की बना सकता है, कोई 50 की बना सकता है। इसका मतलब कोई एंड नहीं है, क्योंकि कलर्स इनफाइनाइट है। तो इतने कलर्स है, आप जितने कलर की चाहो उतने कलर की व्हील बना दो, ठीक है। हम लोग ये कलर क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ये कलर व्हील क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप उठाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो एक टेबल दे रखा है, डी ब्लॉक में भी एक टेबल दे रखा है, बट अभी कोऑर्डिनेशन की बात करो, कोऑर्डिनेशन में एक टेबल दे रखा है, वहां पर कुछ कुछ कंपाउंड है, उनके एब्जॉर्ब्ड कलर लिखे हैं और उनके एमिटेड कलर लिखे हैं। तो वो जो है ना, जो कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं वो लगभग इससे सॉल्व हो जाएगा, उसमें दो सॉल्व नहीं होंगे, वो दो हम अलग से पढ़ लेते हैं, तो मैक्सिमम इससे सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए हम 10 कलर की कलर व्हील यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें विबग्योर की, तो विबग्योर में कितने कलर होते हैं, 7, और हम कितने कलर ले रहे हैं, 10, तो मतलब 3 एडिशनल कलर आएंगे, चेक करिएगा। स्टार्ट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो आपका विबग्योर हो गया। अब देखो इधर, यहां पर ब्लू और ग्रीन के बीच में जो छूटा है वहां इन दोनों का कॉम्बो लगा देना है आपको ना, तो यहां क्या आ जाएगा, ब्लू ग्रीन, और यहां कौन आ जाएगा, येलो ग्रीन, है ना। और रेड और वायलेट के कॉम्बिनेशन से पर्पल कलर बन जाता है। तो ये कलर व्हील है, 3 एडिशनल कलर इसमें दिखेंगे, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन और पर्पल। और इस कलर व्हील को देखो जरा ध्यान से, तो ये कलर व्हील को अपन अगर ऐसे विबग्योर के फॉर्म में रोटेट करें, तो मुझे बताओ विबग्योर में इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लैम्डा बढ़ेगा तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। यहां पर जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, सीएफएससी, कौन सी एनर्जी है, क्यों है सीएफएससी, यही वाली तो एनर्जी है, इसका गैप भी तो सीएफएससी कहलाता है। तो यहां पर ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी और कोई एनर्जी नहीं है, ये कौन सी एनर्जी है बेटा, सीएफएससी। और याद करो E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इसकी मदद से हमने ये सॉल्व करा, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, सीएफएससी, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, ध्यान सुनना है ना, टाइप समझो पहले। अगर मान लो आपको एग्जाम में बोले कि एक कोई कंपाउंड है, उसने वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया, तो बोले एमिट क्या करेगा, इसका सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ठीक ऑपोजिट। तो वायलेट एब्जॉर्ब करा तो क्या एमिट करेगा, येलो ग्रीन। ये हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्यों, क्योंकि मैंने कितने कलर की कलर भी ली, 10। समझना बात को, लॉजिकली समझिए। कलर बड़ा खतरनाक काम है ना, इसीलिए ये हम 10 कलर की व्हील क्यों ले रहे हैं, वो एनसीईआरटी का जो टेबल है वो इससे सॉल्व होगा, इसलिए 10 बनाए। अगर मान लो मैं 6 कलर की व्हील लेता, समझ लो है ना, कहानी अपने को क्लियर होनी चाहिए अपन क्या कर रहे हैं। मान लो मैं 6 कलर की व्हील बनाता, ऐसा कुछ बना देता, बहुत बढ़िया। मान लो ये बनाता, अब मुझे बताओ वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री अभी कौन आ गया, ग्रीन। अब यहां पर वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ रहा है, येलो ग्रीन। तो जैसे ही आप कलर के नंबर चेंज करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए हम लोग ये जो कलर व्हील बना रहे 10 की, ये क्यों है, वो एनसीईआरटी का कहानी सॉल्व होने के लिए, ये हर जगह हर कंपाउंड में लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब सुने, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो ग्रीन हो सकता है, एग्जाम में येलो ग्रीन दे, नहीं दे तो इसके आजू बाजू वाला भी ऑप्शन दे सकता है ना। तो ऐसे लकीर के फकीर मत बन जाना वहां की, वायलेट आए तो येलो ग्रीन होगा। मान लो येलो ग्रीन नहीं दिया और ऑप्शन में येलो या ग्रीन में से कोई एक भी दिया है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, इसके आजू बाजू वाले कलर भी चल जाते हैं, ठीक। आइए इधर, कौन हंसाइए, कौन मुस्कुराया ये खतरनाक तरीके से। चलो अब आगे बात सुने, तो इसमें कलर में आपके सामने कहानी आ गई कि अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा, येलो ग्रीन, या येलो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा, वॉयलेट। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, आपको 2 या 3 कंपाउंड देगा और बोलेगा उनके लैम्डा या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का ऑर्डर बना दो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में ना, लैम्डा का खासकर। एनर्जी का ऑर्डर बनाने का मतलब कौन सी एनर्जी का ऑर्डर बनाओगे, सीएफएस। सीएफएससी के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, स्पॉट और वो सब 3D 45D। अगर आप सीएफएससी का ऑर्डर बना लोगे, तो अगर एनर्जी का ऑर्डर बना लिया तो क्या लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा बेटा, यस, है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन यहां पर हम लोग करेंगे। पहले काम करिए, कलर व्हील बनाइए, इस पे स्टेटमेंट एक लिखाता हूं, और फिर हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे बात करते हैं।
चलिए, है ना। अब ये जो कलर व्हील के बारे में हम लोगों ने बात करी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, है ना, इस पे अब क्या पॉइंट है, तो मैं ये एक स्टेटमेंट आपको लिखा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री को लेकर, है ना। जैसे मैंने बोला ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन हो जाएगा, ऑरेंज, या ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ब्लू। तो अगला स्टेटमेंट इसी तरह से लिखिएगा, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ violet is yellow green, the complementary color of violet is yellow green, the complementary color of violet is yellow green, है ना। ऐसे किसी का भी आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसकी मदद से बता सकते हैं कि भाई किसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहने का मतलब है ठीक ऑपोजिट है, और ऑपोजिट में जो भी कलर आ रहा होगा वो आप इससे बता सकते हैं, ठीक। अब अगले इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान सुनना। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक केस दिया गया है ना, और ये जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर ही आपको एक डायग्राम दे रखा है, उससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स आया, कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 और Cl2। आपको याद होगा तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाते वक्त भी आपको इसके बारे में बोला था कि NiCl2 को जब पानी में मिलाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बनता। तो ये वही एग्जांपल पे अब हम लोग चल रहे हैं ना। NiH2O6 Cl2 है, अब मैं यहां से Cl हटा दे रहा हूं और इसके ऊपर +2 लगा दे रहा हूं। आगे बढ़े, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वाटर को हटाएंगे और En को लगाएंगे, है ना। तो आप यहां पर कितने वाटर है, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड जब हटेंगे तो En बाइडेंटेट है, कितने बाइडेंटेट जाएंगे, 3। स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं एक एक करके। तो एक En लगाया और 2 वाटर हटाए, तो बेटा यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो बन जाएगा NiEnH2O4 और 2+। फिर से एक En लगाया और 2 वाटर हटाए बेटे, 2 वाटर हटाए, तो इसका मतलब है यहां पर बन जाएगा NiEn2 और H2O2, ठीक। अगले पे चलते हैं। मान लीजिए फिर से हम यहां पर से एक En हटा रहे हैं, मतलब एक En लगा रहे हैं और 2 वाटर हटा रहे हैं, तो फिर अगला जो कॉम्प्लेक्स बन गया वो बन गया NiEn3, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये हमने 3 स्टेप में H2O6 को En3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान सुनेगा, इन सब के कलर्स में आपको कितने कंपाउंड दिख रहे हैं, यहां पर 4 में से हो सकता है आपको किन्हीं 3 के कलर दे देगा और बोलेगा चौथे का कलर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको कलर व्हील काम में आएगी। आपको करना क्या होता है, ध्यान सुनना। मान लो किसी 3 के कलर दे दिया आपको, अभी मैं लिखूंगा यहां पर, है ना। मान लो किसी 3 के कलर दे दिया और चौथे का कलर पूछ लिया। मान लो मैंने 1, 2 और 3 का कलर दे दिया, चौथे का कलर पूछ लिया। तो आपको देखना है कि इधर से इधर और उधर तक जाने पर कलर व्हील किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है कलर इनका, या ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तो वो बीच का कलर उन्हीं के बीच में कहीं पर होगा जो आपको दिए हो। इस तरह से करते हैं ना। जैसे मान लीजिए NiH2O6 की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ये कलर इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है आपको, ये काम आएगा डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कलर का एक टेबल दे रखा है और डी ब्लॉक में जितने भी कलर दे रखे हैं वो सारे के सारे एक्वा कॉम्प्लेक्स है। कौन से कॉम्प्लेक्स है, एक्वा। एक्वा कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या होता है, जो भी आयन होगा वो पानी के साथ होगा। तो निकल +2 का वहां पर भी जब आप कलर पढ़ोगे तो ग्रीन ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो निकल +2 के एक्वा कॉम्प्लेक्स का कलर है। जैसे इससे पहले अभी हमने बात करी थी, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स था। क्रोमियम +3 का कलर ये आइसोमर में भी कराया हुआ है आपको, हाइड्रेट आइसोमर में वॉयलेट कलर था इसका। तो ये आप डी ब्लॉक में भी पढ़ोगे कि इसका कलर क्या आएगा, वॉयलेट, क्योंकि डी ब्लॉक में जितने भी वो टेबल के कलर है वो एक्वा कॉम्प्लेक्स है। उसके ट्रिक व्रिक देखेंगे अपन उस समय। यहां पर आइए, इसके कलर के ऊपर मैं बात करूं तो ये ग्रीन है और ये पेल ब्लू है, ठीक है। अगले पे आइए, इसके कलर के ऊपर बात करूं तो इसका कलर कैसा है, वॉयलेट। अब आपसे बोला इसका कलर बता दीजिए। अब आपको देखना है कि कलर व्हील किस डायरेक्शन में घूम रही। पेल ब्लू को आप लाइट ब्लू या ब्लू ग्रीन की तरह अज्यूम करिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप कलर व्हील को देखें अगर, तो कलर व्हील ग्रीन है ना, ब्लू ग्रीन और वॉयलेट इस तरफ जा रहा है। कहां गया, ग्रीन, मार्क कर देता हूं, ग्रीन, ब्लू ग्रीन और वॉयलेट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कलर व्हील क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है इसका जो कलर होगा वो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, या तो इंडिगो या ब्लू। अब आपको ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, 4 ऑप्शन जो आएंगे उसमें या तो इंडिगो देगा या ब्लू देगा, दोनों दे देगा, फिर आप नहीं कर सकते, खत्म है बात, है ना। तो वो बनाएगा ही ऐसा क्वेश्चन जो आप कर पाए। तो आपको यहां पर ऑप्शन में देगा कि भाई उस कंपाउंड का कलर बताइए,
और उस कंपाउंड का कलर बताइए, तो ऑप्शन में एक मान लो कलर दे दिया आपको ब्लू, एक कलर दे दिया इधर का रेड, मतलब एक कलर इस तरफ का देगा, बाकी सब इधर के दे देगा, रेड, ऑरेंज और येलो। अब आपसे बोला बताओ इसका कलर क्या होगा, तो अपने को कलर व्हील का डायरेक्शन देखकर आंसर दे देना है कि इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू कलर। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लें और लिख लेना है ना, आइडेंटिफाई द अननोन कलर, उधर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ऑप्शन आपके सामने है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कलर व्हील के रोटेशन को देखना है कि कलर व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उस हिसाब से जो भी कलर बनता है बीच में वो आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द अननोन कलर, ऑप्शंस आपके सामने है। तो यहां पर कलर से रिलेटेड 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए। पहला क्वेश्चन हमने देखा कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा, D0 D10 आ जाए कलरलेस, D1 से D9 आ जाए कलर्ड। दूसरा, एब्जॉर्ब्ड कलर बता दे तो कलर व्हील की मदद से एमिटेड कलर या एमिटेड बता दे तो एब्जॉर्ब्ड कलर, उस पर भी अभी आएंगे। उसके अलावा आपको कलर व्हील के यूज के ऊपर 2-3 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इसमें से 2 का कलर ये है, तीसरे का कलर पहचानिए, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से देखकर आपको बताना होगा कि वो जो कलर आपको पहचानना है उसका कलर क्या होगा, तो कलर व्हील उसमें मदद करेगा। ठीक है, अब आते हैं कलर व्हील की मदद से एक और क्वेश्चन पे, जो कि ये होता है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वैम्डा के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लिख लिया ये सबने, फटाफट लिखो, 10 सेकेंड। चलिए ना, अब इस पे अगले केस के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन या अगला टाइप का केस क्या बनेगा, क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। स्टार मार्क कर ले, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, तो आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहती है इसकी। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम लोग बात करें जो कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए, मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया बेटा NiH2O6 2+, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया NiNH3 6 2+, और मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया NiNO2 6 और 4-, और आपको बोला गया है कि यहां पर 3 चीजें हम लोग कैलकुलेट करें। क्वेश्चन में तो एक ही है, हम 3 चीजें निकालेंगे, एक तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का ऑर्डर, एक एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, और एक एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का ऑर्डर, मतलब लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर। ये तीनों निकालने, और तीनों इंटर रिलेटेड है, एक भी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 निकल जाएंगे ना। एग्जाम में क्वेश्चन किसके लिए आता है, लैम्डा के लिए। कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स देकर उसके एनर्जी का ऑर्डर, लैम्डा का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ ले, समझ जाइएगा सीएफएससी या कलर से रिलेटेड बात चल रही है। अब देखो इनके लिए ये जो एनर्जी मुझे निकालनी है, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी बेटा, सीएफएससी है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बोला इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स के लिए आपने जो एनर्जी पढ़ी वो सीएफएससी ही पढ़ी है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर हम लोग निकाल रहे हैं, मुझे बताओ इन तीनों में से अगर मुझे सीएफएससी का ऑर्डर बनाना है तो सीएफएससी का पहला फैक्टर था स्पॉट। क्या इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? यस, मतलब इसकी सबकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। मान लो एक स्क्वायर प्लेनर, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल होता तो स्पॉट से सॉल्व कर देता। अगली बात क्या आ रही है, सेकंड पॉइंट आता है, आपको या तो लिगेंड अलग दिखेगा या मेटल अलग दिखेगा, 3D 4D 5D, या मेटल का चार्ज अलग दिखेगा। चार्ज डब्बे का मत देखना, मेटल का देखना। निकल हर जगह +2 है, निकल हर जगह सेम है, लिगेंड अलग अलग है। अब लिगेंड की स्ट्रेंथ से सॉल्व होगा, याद करना जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था सीएफएससी उतनी ज्यादा। अब मुझे बताओ वाटर में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो ये तो ऑक्सीजन डोनर है। इसमें डोनर कौन है, नाइट्रोजन। और NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, पर अभी डोनर कौन है, नाइट्रोजन। हमने सी नॉक्स करके ये बात पढ़ी थी, ये ऑर्डर होता था सीएफएससी का, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग होते थे,
और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर वीक होते थे। अब देखो इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन वीक होगा, वीक होगा तो मतलब इसका स्प्लिटिंग कम होगा, तो बेटा इसकी सीएफएससी कम और इनकी सीएफएससी ज्यादा। अब मान लो अगर ये कार्बन होता तो आपका ऑर्डर खटक से बन जाता। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दोनों ही नाइट्रोजन डोनर आ गए, और मैंने आपको बोला था कि एक पूरी लिगेंड की सीरीज बनती है, जिस सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी तक भी नहीं पढ़ी हमने, खत्म होने को आगे चैप्टर, अभी भी नहीं बताऊंगा, सीरीज बाद में ही पढ़ेंगे अपन। अपने को बिना सीरीज के सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर सीरीज याद नहीं है तो भी अपन कम से कम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए, ये मोटिव है। अब इन दोनों में नाइट्रोजन आ गया तो अल्टीमेटली ये सीरीज से ही सॉल्व होगा, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीरीज कभी आप भूल जाए, इसलिए ये पॉइंट आपको बोलूंगा कि अमोनिया और NO2 माइनस में जब सीरीज बनाएंगे तब यही बात आएगी आपके सामने, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, NO2 माइनस। इसको आप याद भी रख ले, है ना, क्योंकि अगर सीरीज नहीं भी आए तो ये क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी का कई बार आ चुका है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अमोनिया और नाइट्राइटो में से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, नाइट्राइटो। कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगा लेते हैं, सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये एम्बिडेंटेट है, नाइट्रोजन डोनर भी होगा, ऑक्सीजन भी डोनर होगा, तो ये तो वीक होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारा खेल अभी डोनर कौन है इसमें, नाइट्रोजन ही तो है फिलहाल में, है ना। तो ध्यान रखिएगा अमोनिया और NO2 में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, NO2 माइनस। ये सीरीज में आपको दिखेगा, और इसलिए अभी इन दोनों में से ज्यादा सीएफएससी किसकी आ जाएगी, NO2 माइनस वाले की। अब मुझे बताओ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का जो ऑर्डर निकला, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, और जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का होगा लैम्डा का ऑर्डर उसका ठीक ऑपोजिट होगा, है ना। तो ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अपने को क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से लैम्डा या फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। और इस क्वेश्चन के लिए NH3 और NO2 माइनस पे जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखोगे तो NO2 हायर प्रायोरिटी पे आपको दिखेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखेगा, बट वो सीरीज जब बनाएंगे तब बनाएंगे। अभी तो इसको आप याद रखें कि NH3 और NO2 में से NO2 स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। तो कलर्ड कौन होगा, कलरलेस कौन होगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का यूज कैसे होगा, और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन हमने यहां पर अभी डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं, कलर पे और क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके ऊपर मूव करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला DD ट्रांजिशन के लिए लिगैंड का होना जरूरी है, क्योंकि लिगैंड जब होगा तभी T2G और EG बनेगा, स्प्लिटिंग तभी होगी जब लिगैंड होगा, और अगर लिगैंड नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो फिर बेटा DD ट्रांजिशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आइए अब उस टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपके सामने मैं यहां पर कुछ केसेस लिखा रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, ठीक। पहला एग्जाम्पल जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया TiH2O6Cl3, वेरी इंपॉर्टेंट है, दो कंपाउंड पे बात कर रहा हूं, और मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील हमने बनाई थी, ये एनसीईआरटी का वो टेबल है उसके रिस्पेक्ट में बनाई है। उस टेबल में कई सारे कंपाउंड है, कंपाउंड में से दो कंपाउंड ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो वो दो कंपाउंड हम अलग से यहां डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड क्या होगा। TiH2O6Cl3, ध्यान सुनना, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। TiH2O6 में अगर हम बात करें तो इसके कलर के बारे में बात करते हैं। पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, दिख रहा है क्लियरली, है ना, मेटल है, लिगैंड है, और आयन वायन है, आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। टाइटेनियम का स्टेट निकालिए कितना है, +3। पहला क्वेश्चन एग्जाम में इसके बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है। अब कलर्ड है या कलरलेस है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम +3 का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3D1। क्या ये D1 से D9 में आ रहा है, यस। अगर D1 से D9 में आ रहा है तो कलर दिखाएगा, तो ये हमको पता चल गया कि दिस इज कलर्ड। अब अगला क्वेश्चन, कलर बताओ, खत्म हो गई बात, ठीक। तो इसका कलर, हाँ मोए मोए हो गया, बिल्कुल, है ना, मोए मोए टेंगे टेंगे जो भी है ना। एमिटेड कलर की बात करें, अब इसका कलर हमें जो दिखता है वो क्या है, तो कलर याद रखना है आपको, इसका कलर क्या होता है बेटा, वायलेट, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। और अगर एमिटेड ये है तो अब कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से आपसे पूछ सकता है एब्जॉर्ब्ड कलर बताइए। अब मुझे बताओ वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ रहा है, येलो ग्रीन, पर मैंने बोला था ये हर जगह काम, इसीलिए तो वो दो अलग से पढ़ रहे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ब्लू ग्रीन। हाँ, सारा खेल लैम्डा का होता है, एनर्जी का होता है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, एब्जॉर्ब्ड कलर है, वो क्या है, ब्लू ग्रीन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसमें, है ना। आज तक वैसे कभी इसने ये पूछा नहीं है कि इसका एमिटेड क्या है, मतलब एब्जॉर्ब्ड क्या है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे आंसर की के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो एमिटेड कलर वॉयलेट है, एब्जॉर्ब्ड कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। अब आगे सुनिए, इसके अंदर की कहानी समझिए। मान लीजिए ये जो TiH2O6 है, अभी ये कलर दिखा रहा है। क्यों कलर दिखा रहा है? क्योंकि लिगैंड है, लिगैंड के प्रेजेंस में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब आप अगर इसको हीट कर दें बेटा, तो हीट करने पर जितना भी वाटर है वो सब इवापोरेट हो जाएगा, और 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल जब उड़ जाएंगे, तो बेटा ध्यान से सुनना, लिगैंड की तरह यहां पर काम कौन कर रहा था, वाटर या क्लोराइड, वाटर। अब जब ये वाटर उड़ जाएगा तो TiCl3 का जो बॉन्ड बनेगा वो नॉर्मल आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर ऐसा कंपाउंड आ जाएगा वाटर उड़ने के बाद। अब यहां पर भी टाइटेनियम +3 है और यहां पर भी टाइटेनियम +3 है, लेकिन इसके अंदर वॉयलेट कलर था, लेकिन ये कलरलेस होगा बेटा, ये कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा? क्योंकि यहां पर कोई भी लिगैंड प्रेजेंट नहीं है, और लिगैंड प्रेजेंट नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना कोई एनर्जी एमिट करेगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, कलरलेस। और एक और बात होती है कि हम लोग, है ना, मतलब जूनियर क्लासेस में भी ये पॉइंट आता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो जनरली कलरलेस ही होते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इससे वैलिडेट होता है। इसका रीजन क्या आ जाएगा कलरलेस होने का? इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा यहां पर क्योंकि हीट कर दिया आपने तो लिगैंड उड़ गया, लिगैंड उड़ गया तो लिगैंड की एब्सेंस में डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। एक और एग्जांपल समझ लीजिए इसका, पहले एक साथ लिख लीजिएगा दोनों को। सेकेंड एग्जांपल पे अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड एग्जांपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CuSO4.5H2O। अब इसका हम लोग हीटिंग हीटिंग इफेक्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका कलर वलर भी हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर भी बनाया था। याद करिए, ब्लू विट्रियोल को मैंने आपको बोला था ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है एक्चुअल में। ये ऐसा होता है CuH2O4SO4.H2O, ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब याद करिए, उस समय तो ये थोड़ा समझाना मुश्किल था आपको, लेकिन अब आपको थोड़ा लॉजिकली बात समझ में आ जाएगी। बेटा कॉपर का स्टेट यहां पर क्या है, +2। कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 होता है, और जहरीले और न्यूट्रल में से पहले कौन काटेगा, न्यूट्रल। तो बेटा कॉपर के साथ 4 वाटर आ गए, यहां पर आ गया सल्फेट, और एक वाटर क्या आ गया यहां पर जुड़ा हुआ है ना। अब इसमें हम लोगों ने उस समय पर डिस्कशन किया था कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और इसका स्ट्रक्चर भी उस समय बनाया था। ध्यान से देखिएगा, कॉपर यहां पर है +2, कॉपर यहां पर है +2, और कॉपर +2 के साथ वाटर जो है, एक वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर और चौथा वाटर, इसको इस तरह से काट रहा होता है ना। और इस पूरे डब्बे के ऊपर कॉपर की वजह से +2 आएगा, और इस +2 को बैलेंस करने के लिए सल्फेट का -2 काम में आ जाएगा, और इस सल्फेट के -2 के साथ एक एनायनिक वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी बना चुके इसका। अब देखें जरा ध्यान से, इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने उस समय भी आपको बोलता, जितने भी विट्रियोल वाले वो जो एग्जांपल थे, सब में ये चारों बॉन्ड होते ही होते हैं। आगे सुनिए, एक इसमें बहुत खास बात है जो आपको समझनी है, हीटिंग वीटिंग का भी ये बात तो अभी डिस्कस करेंगे, बट एक खास बात है, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर देखिए। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो स्ट्रक्चर, दो ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। बोर्ड पे डायग्राम कैसा बना है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, देख लो आराम से। क्या है ये, टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है ना। कॉपर के साथ वाटर 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 वाटर, ये स्क्वायर प्लेनर। अब यही होता है ना स्क्वायर, इतना क्या सोच रहे हो तुम लोगों के साथ, दिक्कत ही है। तुमसे क्या सिंपल क्वेश्चन भी पूछो, तुम ऐसा सोचते हो कुछ खतरनाक पूछा होगा। पेपर में भी यही करके आते हो, वहां पर 2+2 पूछेगा, 2+2 4, इतना इजी थोड़ी पूछेगा, 22 लिख के आओगे वहां पर। पेपर में सिंपल ही आता है ना, हाँ ध्यान रखा करो। अभी इसमें अगर हम लोग बात करें तो कॉपर का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें कहानी समझना, कॉपर +2 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या आएगा, D9। ध्यान सुनना है ना,
कॉपर प्लस टू का जब आप कॉन्फ़िगरेशन यहां पर निकाल रहे हो तो कॉपर प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन D9 आएगा, और कॉपर प्लस टू D9 है, मतलब मुझे बताइए क्या ये D1 से लेकर D9 में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बताओ ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? कलर्ड। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कलर्ड है या कलरलेस है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? कलर बताओ। इसका आता है ब्लू विट्रियन, ब्लू है। तो इसका जो एमिटेड कलर होगा, इसका जो एमिटेड कलर होगा जो हमें दिखेगा, वो कलर कैसा होगा? ब्लू। और इसका जो एब्जॉर्ब्ड कलर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के हिसाब से चले अगर हम, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है, एब्जॉर्ब कलर है, वो क्या है? रेड। ये दो एग्जांपल इसलिए अलग से लिखा है आपको, है ना? तो इसका जो एब्जॉर्ब्ड कलर है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है, वो क्या है? रेड। आजू बाजू वाला एक आध कलर चल जाता है, ठीक। अब आगे देखें, इसमें जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा था वो समझिए बेटा। कॉपर प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन होता है D9। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो है। डब्बा स्ट्रक्चर देख के मत निकालो, D9 देख के निकालो। D9 का मतलब क्या हुआ? डी ऐसे भरे हुए, लिगेंड कौन है? वाटर। सफल है या विफल है? तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? स्क्वायर प्लेनर, मतलब DsP2 बना हुआ है। तो कुछ तो गड़बड़ है ना? ध्यान रखना, जैसे कोबाल्ट प्लस 3 जो होता है, कोबाल्ट प्लस 3 के साथ एक एक्सप्रेशन लिखाया था कि वाटर और ऑक्सिलेटो सफल होते हैं। वो बात कॉपर प्लस टू के लिए भी वैलिड है। कॉपर प्लस टू के साथ अगर वाटर आ गया, है ना, स्ट्रक्चर यही बनता है इसका DsP2। कॉपर प्लस टू के साथ वाटर आ गया तो क्या हो जाएगा? सफल। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे स्विट्जर सॉल्ट में होती थी। किसमें होती थी? स्विट्जर। स्विट्जर सॉल्ट में याद करो, वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अंदर का उछल के बाहर चला जाता था। सेम वही कहानी है ये, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर चला जाएगा, वाटर यहां पर सफल की तरह काम करेगा, है ना। आगे सुनिएगा, इसके कलर और स्विट्जर सॉल्ट के कलर पे भी बात करें। इसका कलर मैंने क्या बोला? ब्लू। कहानी बिल्कुल स्विट्जर सॉल्ट जैसी है। स्विट्जर सॉल्ट का कलर कभी पूछ ले, वो भी ब्लू होता है, डीप ब्लू कलर होता है स्विट्जर सॉल्ट का, ना। अब आगे बढ़ते हैं, वो आएगा भी, सॉल्ट में आएगा वो कलर, वैसे भी काम में, है ना। यहां पर एमिटेड कलर, एब्जॉर्ब कलर की बात हो गई। अब आगे की बात समझिएगा। यहां पर जब आप ये CuSO4.5H2O को बेटा हीट करेंगे, है ना, मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दूं या ऐसा लिख दूं, इसको जब आप हीट करोगे तो पहली बार जब हम हीट करेंगे तो ये अंदर के वाटर उड़ जाते थे, याद करो, रेनाइनिक वाटर बच जाता था, सारे वाटर उड़ जाते थे, एक बच जाता था, और फर्दर हीट करने पर वो एक भी उड़ जाता था। तो ये सारे वाटर हीट करने पर, लगातार हीट करने पर उड़ जाएंगे, और उड़ जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? CuSO4। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसे बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। मुझे बताओ, ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, इसका कलर क्या था? ब्लू। लेकिन ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्यों हो जाएगा कलरलेस? क्योंकि बेटा जो लिगेंड था वो तो उड़ गया, और इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ये बात आप 10th में पढ़ते थे, है ना, कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। याद हो तो ठीक है, वो तो कल का याद नहीं सर, 10th की तो क्या ही बात कर रहे हो आप। लेकिन हाँ, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है और उसमें लिगेंड नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, यही रीजन आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। लिख लीजिए इसको। नारी शक्ति जिंदाबाद।
लिख लिया? क्या हो गया? ठंड लग रही है? अरे बैग को खाली करो, ऐसे लगा लो। जब ठंड लगे ऐसे बैग खाली करके ऐसे लगा लेना सर पे। ज्यादा ठंड लगे तो इसको इधर बैठा, दो के बीच में बैठ जा, ठीक है? हैं? छोटू का जैकेट स्टुअर्ट लिटिल है ये ना। लिख लिया भाई सबने? जल्दी लिखो फटाफट। बहुत धीरे लिखते हो तुम लोग। हाँ, जितने धीरे धीरे लिख के तुम पाप कर रहे हो ना, इस सब का भुगतान अभी तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे जैसे जनवरी फरवरी मार्च आएगा, अब जो पुराने उनको पता है कि ऐसा कुछ होता है, जो नए उनको नहीं पता रहता, वो फिर एक बार भुगतान कर लेते, फिर अगली बार उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा नहीं करना होता है। आगे आगे बढ़ते हैं ना। अब इसमें ये जो कलर वलर के बारे में हम लोगों ने बात करी, क्या है इसकी कहानी आगे देखते हैं ना। नेक्स्ट टाइप की जो बात आती है, हमने ये देखा कि भाई डीडी ट्रांजिशन, अगर लिगेंड प्रेजेंट होता है तो डीडी ट्रांजिशन होता है, अगर लिगेंड एब्सेंट होता है तो भले D1 से D9 हो, वो भी कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन अब इसके आगे कुछ और बातें आती हैं जो हमें पढ़नी होती है, ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी में कलर से रिलेटेड कुछ और छोटी मोटी बातें दे रखी हैं, जिसको हम यहाँ पर अलग से डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है जेम स्टोन्स के बारे में ना। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो वहां पर एक अलग से बॉक्स में जेम स्टोन्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसने, तो उसको हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। दो जेम स्टोन के बारे में एनसीईआरटी मेंशन करता है, एक है रूबी और एक है एमराल्ड। तो अगर हम लोग बात करें रूबी और एमराल्ड के बारे में, जेमस्टोन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली जो अंगूठियों में जो हम लोग नगीने या पत्थर वगैरह जो पहनते हैं उसको बात कर रहे हैं। तो रूबी और एमराल्ड है ना। तो आपसे पहला पॉइंट तो ये पूछ सकता है कि रूबी का कलर कैसा, तो बेटा रेड, और एमराल्ड का कलर है ग्रीन, है ना। ये कलर पूछा जा सकता है कि भाई दोनों जेमस्टोन्स के कलर बता दीजिए। दूसरी बात यहां पर पूछी जा सकती है, ये रूबी और एमराल्ड क्या होता है, जैसे अपन डायमंड की बात करें तो उससे आपको क्या समझ में आ जाता है, डायमंड जो है कैसे मिलता है, जब अर्थ क्रस्ट को हम लोग डिग आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर से डायमंड ऐसे मिलते हैं। वैसे ये सारे पत्थर जो है वो अर्थ क्रस्ट की डिगिंग से मिलते हैं। हर एक एलिमेंट की अलग अलग ओर्स होती है, मिनरल्स होते हैं, और अलग अलग ओर्स के अंदर ये मिलते हैं आपको। रूबी जो मिलता है, रूबी एक्चुअल में एल्यूमिना ओर का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? एल्यूमिना। एल्यूमिनियम की एक ओर होती है एल्यूमिना, फॉर्मूला होता है Al2O3, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। और ये जो एल्यूमिना है, प्योर एल्यूमिना अगर है तो वो कलरलेस होगा। रूबी एक्चुअल में एल्यूमिना है विथ इंप्योरिटीज ऑफ क्रोमियम प्लस 3, इंप्योरिटीज ऑफ क्रोमियम प्लस 3, ध्यान सुनना। अब अगर प्योर एल्यूमिना होगा ना तो वो कलरलेस होगा, लेकिन एल्यूमिना के अंदर अगर क्रोमियम प्लस 3 की इंप्योरिटी आ जाती है तो उसकी वजह से एक कलर डेवलप हो जाता है रेड, और जिस हिस्से में वो रेड कलर डेवलप होता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? रूबी। उसको हम लोग नगीनों की फॉर्म में यूज करते हैं। अब इसकी वजह से कलर कैसे आ गया, ध्यान सुनना। क्रोमियम प्लस 3 का आप डीडी ट्रांजिशन के हिसाब से सोचिए, क्रोमियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3D3। क्या ये D1 से D9 है? यस। अब लिगेंड मैंने आपको बोला था, आप चाहे पहचानते हो या ना पहचानते हो, हर वो चीज जो लोन पेयर दे सकती है वो क्या हो सकता है? लिगेंड। बेटा Al2O3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसको हमने लिगेंड के फॉर्म में पढ़ा नहीं, लेकिन ये भी एक लिगेंड की तरह काम करता है। Al2O3 का ऑक्सीजन इसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, लोन पेयर प्रोवाइड करेगा तो इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डीडी ट्रांजिशन होगा, और डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर आ जाएगा, और इसके अंदर कौन सा कलर आता है? रेड। आपसे कभी बोले एमराल्ड के बारे में, तो एमराल्ड का जो मेन कंपोजिशन है, जो मेन ओर है, जैसे इसका एल्यूमिना, इसका है बेरिल। क्या है? बेरिल। बेरिल एक सिलिकेट होता है, फॉर्मूला होता है Be3Al2Si6O18। ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है बेटा? बेरिल, है ना। पहले हमारे सिलेबस में सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स था, तब उसमें ये एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस होता था, बट ये अभी आ गया तो यहां लिख देता हूं, इट इज अ साइक्लिक सिलिकेट।
सिलिकेट में अलग अलग टाइप होते हैं, उनमें से एक साइक्लिक सिलिकेट का ये एग्जांपल होता है। जो बेरिल होता है ना, बेरिल के अंदर प्योर बेरिल होगा तो कलरलेस होगा, लेकिन इसके अंदर अगर इंप्योरिटीज, अगेन वही सेम इंप्योरिटी इसके अंदर भी है, इंप्योरिटीज ऑफ क्रोमियम प्लस 3 आ जाए तो इसके अंदर कलर आ जाता है, और वो कलर कैसा आ जाता है? ग्रीन। अगेन D3 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन लिगेंड की तरह काम कर देगा, डी ट्रांजिशन की वजह से इसमें कलर आएगा। तो बेटा कभी भी पूछे रूबी का कलर क्या है? रेड। एमराल्ड का कलर क्या है? ग्रीन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रूबी में कलर आने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एल्यूमिना है या इंप्योरिटीज है? तो बेटा इंप्योरिटी ऑफ क्रोमियम प्लस 3 की वजह से कलर आता है, और यहां पर भी बेरिल में खुद का कोई कलर नहीं होता, बट इंप्योरिटी आने की वजह से इसके अंदर ये कलर डेवलप होता है। प्योर कंपाउंड विल बी कलरलेस, है ना। अबे लिखना है, क्या कर रहा है? नाखून जवारा बैठ के आराम से। चलिए ना, अब ये जो बेरिल और है ना, इसके एल्यूमिना के बारे में बात कर रहे हैं, रूबी और एमराल्ड के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, NiCN4 2-। ध्यान सुनना, NiCN4 2- की अगर हम लोग बात करें तो कायदे से अगर आप देखें तो इसका जो निकल का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या निकल के आएगा बेटा? 3D8। क्या ये D1 से D9 है या नहीं है बेटा? है। और D1 से D9 वाले कंपाउंड कलर्ड होने चाहिए या कलरलेस होने चाहिए? कलर्ड। लेकिन ये कलरलेस होता है। अब ये कलरलेस क्यों होता है उसके कारण के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना ना। इसके कलरलेस होने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आप जब इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बेटा? DsP2। और DsP2 का मतलब है ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर से याद करो, हमने स्पॉट नाम का एक फैक्टर पढ़ा था। क्या स्पॉट में स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होता था बेटा? यस। इसका मतलब है इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो बाकी सबके मुकाबले बहुत ज्यादा, 4/3 ऑफ डेल्टा होता, 1.33 टाइम। इसका स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा, तो यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। अब मुझे बताओ, अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसको अगर लैम्डा के हिसाब से देखूं तो लैम्डा बहुत कम हो जाएगा। एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो लैम्डा बहुत कम होगा, और लैम्डा बहुत कम होगा तो बेटा विजिबल रीजन में जब विब्ग्योर होता है तो हम लोग बात करते हैं कि इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है, और इसके इधर जो होता है वो कौन सा रीजन होता है? अल्ट्रावायलेट। इसका जो लैम्डा होता है वो इतना कम होता है कि वो लैम्डा अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करता है, और अल्ट्रावायलेट रीजन को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इसीलिए ये हमें कैसा दिखता है? कलरलेस। तो इसके बारे में स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा NiCN4 2- is colorless because NiCN4 2- is colorless because it is square planar complex, because it is square planar complex, because it is square planar complex, and its wavelength lies in UV region, because its wavelength lies in UV region। तो मेन इसमें पूछे कि भाई NiCN4, सपोज असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, NiCN4 2- इज कलरलेस, यस, और रीजन क्या बोलेगा? बिकॉज इट्स वेवलेंथ लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये इसका आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ये मत सोचना कि हर स्क्वायर प्लेनर कलरलेस होगा, इसमें स्क्वायर प्लेनर है, साथ ही साथ लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये अल्ट्रा वायलेट में चला जाता है, बाकी सब विजिबल में भी रहते हैं। अगले केस के ऊपर आते हैं, हेलोजेंस के ऊपर बात करते हैं ना। पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, हेलोजेंस शो कलर ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। हेलोजेंस शो कलर ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। हेलोजेंस शो कलर ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। सबसे पहले 4 हेलोजन आपके सामने लिखे, F2Cl2 Br2 I2, इन चारों के कलर इंपॉर्टेंट है, कलर याद भी होने चाहिए हमें। F2 का कलर कैसा होता है बेटा? येलो, ठीक है ना। F2 का कलर है येलो। Cl2 का कलर है ग्रीनिश येलो।
Br2 का जो कलर है वो आ जाएगा रेडिश ब्राउन, रेड होता है वैसे तो, बट कई जगह पर ब्राउनिश भी लिखा होता है, तो रेडिश ब्राउन लिख दिया मैंने ताकि दोनों कलर इसके आ जाए। और I2 का कलर जो होता है वो होता है वॉयलेट। ये चारों के कलर हमें याद होने चाहिए, ध्यान सुनना है ना। फ्लोरीन का कलर कैसा होगा? येलो, थोड़ा सा याद रखें तो फ्लोरोसेंट है ना, थोड़ा येलोइश कलर इस तरह का। क्लोरीन, क्लोर वाला फील आता है, क्लोरोफिल टाइप का, ग्रीन। Br2 ब्रोमीन, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन ऐसा। और I2 आप स्टार्च आयोडाइड टेस्ट पढ़ते हैं बायो में, वहां पर वॉयलेट कलर आता है। तो ये चारों के कलर हमको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इनके कलर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वो डीडी ट्रांजिशन नहीं है, इनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वो है होमोल्यूमो ट्रांजिशन। अब होमोल्यूमो ट्रांजिशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, पहले आप ये कलर लिख लीजिए फटाफट। फ्लोरीन येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है ना, ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर का होगा। अब देखो है ना, इसमें होमोल्यूमो ट्रांजिशन की बात करते हैं। पहली बात, क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स है? क्या नहीं। डी ब्लॉक का एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स होता तो उसमें डीडी ट्रांजिशन की बात आती, इसमें तो डी है ही नहीं, तो डीडी ट्रांजिशन की बात नहीं आएगी। क्या ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है? यस। और डायटोमिक पे हम लोगों ने एमओटी का डिस्कशन किया था, तो मैं F2 से समझा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। मान लो आपने F2 लिया है ना, ऐसे Cl2 Br2 I2 आएगा, लेकिन हमने 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन पढ़े थे तो उसमें ये आता है, इसलिए इससे बता देता हूं। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 18। इसकी आप सीरीज लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 वगैरह वगैरह ऐसे सीरीज बनेगी। और इस सीरीज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ ऐसा एमओ डायग्राम बनाया था, याद करिएगा। कौन था ये? है? तू था क्या? सब ठीक है बेटा? आजू बाजू वाले ध्यान रखो उसका बेटा। ठीक है, अब इधर देखो, 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन जब अपन भरते थे कैसे भरते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भर दिया। अब याद करो, होमोल्यूमो में आपको बोला था, होमो का मतलब था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुझे बताओ, ये सारे जो डब्बे दिख रहे हैं, ये ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है? ऑक्यूपाइड। और ये क्या है? अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड में हाईएस्ट एनर्जी वाला ये कहलाता था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये अनऑक्यूपाइड, और इसके ऊपर भी और भी अनऑक्यूपाइड होंगे, पर ये लोएस्ट एनर्जी वाला है, तो ये क्या कहलाता है? ल्यूमो। तो ये हमने एमओटी में डिस्कस किया हुआ है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो डीडी ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, इसको भूल जाओ सबको, बस इन दोनों पे फोकस करिए। ये मान लो T2G है, ये मान लो EG है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ जम करता था, एमिट करके आता था, होता वैसे ही है। लेकिन अब इसको T2G और EG नहीं बोलते। इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां से यहां जम कर जाएगा, और फिर वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उसकी वजह से कलर आएगा। लेकिन इसे डीडी ट्रांजिशन नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे बेटा? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। तो हेलोजन में जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, वो कौन होता है बेटा? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। ये बात हमने यहां पर मेंशन करी है ना। तो ये कलर के बारे में जो हमको डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड पढ़ना था वो यहां पर कंप्लीट होता है। अब कलर का जो दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो आता है चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर में हम लोगों को 4 एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना होता है, और जो हमें डी ब्लॉक में भी काम आएंगे। तो अगला जो केस यहां पर आ रहा है दैट इज चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। अब देखो, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना क्या है? चार्ज का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन से है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको हम लोग चार्ज ट्रांसफर बोल रहे होंगे। पहले मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो डी ब्लॉक में जो आप कंपाउंड पढ़ने वाले वो यहां पर आएंगे, जैसे KMnO4, अगला आ जाएगा K2Cr2O7, अगला आ जाएगा Na2CrO4, और एक आ जाएगा CrO2Cl2। ये 4 कंपाउंड है आपके सामने ना, जो आने वाले हैं यूज में। अब देखिए ना, इन चारों के बारे में कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। पहले इनके नाम और कलर पे बात करता हूं। मुझे बताइए, KMnO4 का नाम क्या होता है बेटा? पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट है ना। कलर, कम से कम इनके नाम तो हमें पता ही होने चाहिए कंपाउंड्स के, क्योंकि ये काम आने भी वाले आगे। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अगला बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है बेटा इसका।
अगले वाले का नाम बोलो, सोडियम क्रोमेट, है ना, एक क्रोमियम है तो क्रोमेट, दो क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट, और इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, है ना, क्रोमिल क्लोराइड, है ना, एक आगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी आता है डी ब्लॉक में। अब अगर हम बात करें ये जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं इनमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो मैंगनीज का स्टेट यहां पर क्या है +7, क्रोमियम का स्टेट यहां क्या है +6, क्रोमियम का स्टेट यहां पर क्या है +6, और यहां पर भी क्रोमियम का स्टेट क्या है +6। बेटा मैंगनीज का +7 उसका हाईएस्ट स्टेट है और क्रोमियम का +6 भी उसका हाईएस्ट स्टेट है। आगे सुने, कलर्स के ऊपर बात करें तो बताओ पोटेशियम परमैंगनेट का कलर, अब आपको अभी पता है नहीं पता है बट इसके कलर आपको याद करने हैं, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पर्पल कलर का होता है। और एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, और है ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग एन फैक्टर ये आपको दिखाएगा, जो आप थोड़ा बहुत रेडॉक्स में भी सुना होगा आपने। Cr2 K2Cr2O7 ये ऑरेंज कलर का होता है बेटा, डाइक्रोमेट जो होता है, क्रोमेट जो है वो येलोइश कलर का होता है, और क्रोमिल क्लोराइड ऑरेंज रेड वेपर्स के फॉर्म में मिलता है, ऑरेंज रेड वेपर्स के फॉर्म में मिलता है। ये चारों के कलर हमको बिल्कुल याद होने चाहिए, केमेनोफोर, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में भी काम आएगा, आपको डी ब्लॉक में सारी चीजें वापस काम आएंगी। केमेनोफोर पर्पल, K2Cr2O7 ऑरेंज, Na2CrO4 येलो, और क्रोमिल क्लोराइड के ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं। अब आप देखो कलर, ये चारों कंपाउंड कलर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, दिखा रहे। अब कलर दिखाने के लिए दो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, क्या ये डी ब्लॉक के कंपाउंड है या नहीं है, मैंगनीज और क्रोमियम है, मतलब डी ब्लॉक के कंपाउंड है। डी ब्लॉक के कंपाउंड में कलर आने के दो मेन रीजन होते हैं, एक होता है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर। पहले डीडी ट्रांजिशन हमने पढ़ लिया तो उसको चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंगनीज का स्टेट है +7, ध्यान से देखिएगा, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 4s2 3d5, और क्रोमियम भी यहां पर आ रहा है तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तो याद करिएगा 4s1 3d5। अब बताओ मैंगनीज पे कितना चार्ज आ रहा है +7 और क्रोमियम पे +6, अगर +7 आए तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताओ 2 तो यहां से निकलेंगे और 5 यहां से निकलेंगे, अगर ये सब निकल गए तो बताओ क्या बचेगा 3d0। यहां पर +6 आया तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, बताइए क्या बचेगा 3d0। और अभी हमने जब डीडी ट्रांजिशन पढ़ा तो डीडी ट्रांजिशन के हिसाब से D0 और D10 क्या होने चाहिए, कलरलेस। तो इस हिसाब से तो इन सारे कंपाउंड्स को होना चाहिए था कलरलेस, लेकिन फिर भी क्या ये कलर दिखा रहे हैं, यस। तो इनके अंदर कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है वो डीडी ट्रांजिशन नहीं माना जाता, वो माना जाता है चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर क्या होता है वो देखेंगे, यहां लिख रहा हूं, all have D0 configuration but still show color due to charge transfer phenomena। तो ये सारे जो कंपाउंड है इनको कलरलेस होना चाहिए था कायदे से D0 के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये कलर दिखा रहे हैं, और इनके कलर दिखाने का रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज ट्रांसफर। तो पहले इतना लिखे, आगे की बात करते हैं। अब एक सवाल यहां पर मन में बनेगा, वो सवाल ये है बेटा कि सर आपने थोड़ी देर पहले डीडी ट्रांजिशन में बोला कि सर डीडी ट्रांजिशन में आपने बोला D0 कलरलेस होना चाहिए, D10 कलरलेस होना चाहिए, अभी आपने बोला D0 कलर दिखा रहा है। एग्जाम में किस D0 को कलरलेस मानूं और किस D0 को कलर्ड मानूं, ये एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। ध्यान रखना D0 D10 आपको कलरलेस ही मानने हैं अनटिल एंड अनलेस वो क्रोमियम या मैंगनीज का कंपाउंड हो। किसका कंपाउंड हो, क्रोमियम और मैंगनीज का अगर D0 वाला दिख गया, मतलब क्रोमियम और मैंगनीज, D0 भी मत देखो, क्रोमियम और मैंगनीज की हाईएस्ट स्टेट पे देख लो, अगर क्रोमियम और मैंगनीज +7 +6 में दिख रहा है वो D0 होगा, और वो D0 कलरलेस नहीं होगा, वो D0 कलर दिखाएगा, और कलर दिखाने का कारण क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। बाकी D0 कोई भी आए कलरलेस मान लेना, लेकिन मैंगनीज और क्रोमियम का D0 आ जाए तो उसको आपको कलर्ड मानना है, या उसका कोई ना कोई कलर होता होगा। यही 4 कंपाउंड आपको मिलेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया। बट हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, बाकी सब D0 कलरलेस, लेकिन मैंगनीज और क्रोमियम का अगर D0 का कंपाउंड है तो वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या दिखाएगा बेटा, कलर दिखाएगा। आगे बात करते हैं, ये जो हमने बात करी कलर्ड और कलरलेस में, अगला पॉइंट सुने। अब चार्ज ट्रांसफर पे चलते हैं कि चार्ज ट्रांसफर होता क्या है। पहली बात ये बताइए, इन सभी कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है ना, इसमें हमको कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करनी है।
पोटेशियम परमैंगनेट वैसे तो आयनिक कंपाउंड है, पर जब आप इसको तोड़ोगे तो पोटेशियम आयन अलग टूट जाएगा और परमैंगनेट आयन अलग टूट जाएगा। तो यहां परमैंगनेट जब टूटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, MnO4 माइनस। मेटल के आसपास कितने लिगेंड है, 4, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगले पे आइए, इसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। Na2CrO4 पे आइए। Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो सोडियम के 2 आयन अलग हो जाएंगे और क्रोमेट अलग हो जाएगा। तो क्रोमेट आयन क्या बनेगा बेटा, CrO4 2 माइनस। ये क्रोमेट आयन है और इसमें भी क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, 4। अगले पे आइए, CrO2 Cl2 की बात करें तो बेटा ये पूरा कोवेलेंट कंपाउंड है, क्रोमियम के साथ 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 4। तो बेटा इन सबके कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहां पर डायरेक्टली दिख रहे हैं। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करें, जब ये टूटेगा तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, डाइक्रोमेट अलग हो जाएगा। डाइक्रोमेट जो आयन है Cr2O7 2 माइनस, इसके बारे में बताइए, यहां पर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चेक कर लीजिए। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, 4 ही है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एक बात बोली थी और अब उसको यूज करने का समय आ रहा है। मैंने आपको बोला था क्रोमियम +6 सल्फर +6 की तरह काम करेगा और मैंगनीज +7 क्लोरीन +7 की तरह काम करेगा। अब आपको कुछ आए नहीं आए, आप उसको सब्स्टिट्यूट करके स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहाँ क्लोरीन रख दो, ClO4 माइनस, पर क्लोरेट आयन पड़ा हुआ है आपने। यहाँ सल्फर रख दो, S2O7 ओलियम, SO4 2 माइनस सल्फेट, SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड होता है और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। बिल्कुल वैसी कहानी है इसकी। अब आप देखो जो Cr2O7 है, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये अभी ये बनाने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना डी ब्लॉक में, बस अभी हिंट के लिए बता दे रहा हूं ऐसा। अगर आप देखें तो यहां एक क्रोमियम के आसपास कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4, और इसका मतलब है यहां पर भी क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बेटा इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा, जो इस एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं वो सब पे वैलिड होगा क्योंकि सबकी कहानी बिल्कुल सेम है। हम लोग स्टार्ट करते हैं KMnO4 के साथ। KMnO4 जो है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और MnO4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन या 2 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। एक होता है sp3 टेट्राहेड्रल और एक होता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो पहली बात तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा ये हमें पहचानना है। तो बेटा MnO4 माइनस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है एक्चुअल में D3S। ये पढ़ा ही नहीं होता आपने, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D3S। और D3S क्योंकि हम नहीं पढ़ते तो हम इसको D3S को इक्विवेलेंट टू sp3 मान लेते हैं। किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, sp3। D3S की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है, sp3 की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है। तो बेटा ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ना आपके सामने, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भैया इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर D3S ऑप्शन दिख जाए तो उसी को टिक करना है आपको। D3S ना दिखे तो फिर आप sp3 को टिक कर सकते हैं। D3S कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है ना। आइए पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन D3S sp3 होता है, या फिर इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। अब सुना, टेट्राहेड्रल अगर बन रहा है तो एक बात बताओ, क्या अब ये जो MnO4 है क्या ये ऑक्सी एनायन ऑक्सी एनायन ऑक्सी एनायन की तरह काम कर रहा है, बेटा यस। ऑक्सी एनायन है तो याद करो स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक माइनस, और बाकी सब कैसे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। तो बेटा यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब इससे स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहा हूं, फिर चार्ज ट्रांसफर देखते हैं। क्या ये नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा या डीलोकलाइज होगा बेटा, तो बेटा यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड होगा या पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला याद करो, 1 + π/σ। तो 1 + π/σ 1 + 3/4 1.75। मैं इससे कुछ भी नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं ClO4 माइनस को सॉल्व कर रहा हूं, है ना। और ClO4 माइनस हम कई बार कर चुके हैं, वही कहानी आएगी। अच्छा मुझे बताओ, जब पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो यहां भी पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल, तो क्या सारी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, आइडेंटिकल हो जाएंगे, आइडेंटिकल। कितनी बॉन्ड लेंथ है, 4 तरह की बॉन्ड लेंथ है। तो यहां पर अगली बात ये आ जाती है कि ऑल 4 मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, है ना। अगर हम रेजोनेंस नहीं लगाएंगे तो फिर आपको ऐसा दिखेगा कि एक बॉन्ड लेंथ तो बड़ी और बाकी 3 बॉन्ड लेंथ छोटी, लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल। अच्छा बॉन्ड एंगल के बारे में बताओ, क्या बॉन्ड एंगल सारे सेम होंगे, अलग अलग होंगे, सेम होंगे।
क्योंकि रिपल्शन बराबर लगेगा। और टेट्राहेड्रल में अगर सारे एंगल बराबर होते हैं तो एंगल कितने का होता है 109.5 डिग्री। तो यहाँ का बॉन्ड एंगल 109.5। कितने एंगल 6, 4 नहीं होते 6 होते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं चार्ज ट्रांसफर पे। चार्ज ट्रांसफर क्या है? चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मुझे बताइए यहां पर मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है? +7 है ना, आपने यहां पर निकाल रखा है, मैंगनीज का चार्ज +7 है। मैंगनीज +7 स्टेट में है और यहां पर आप देखो सारे ये माइनस जो है ना वो इस ऑक्सीजन पे भी, इस पे भी, इस पे भी, क्योंकि डिलोकलाइज हुआ होगा। अब इसको पोलराइजेशन से रिलेट करिए, याद करिए ऑक्सीजन और मैंगनीज की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड। और मैंगनीज कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ। फोर्थ पीरियड का साइज है ना, ये मैंगनीज है और ये ऑक्सीजन मान लीजिए ना, इन दोनों पे बात चल रही है। मैंगनीज का साइज बड़ा फोर्थ पीरियड, ऑक्सीजन का साइज छोटा सेकंड पीरियड। लेकिन मैंगनीज न्यूट्रल होता तो बड़ा होता। अभी मैंगनीज पे कितना चार्ज आया? +7। +7 का मतलब है साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। +7 अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है, नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा ये छोटा था, ये बड़ा था नॉर्मली, पर प्लस आने की वजह से इसका साइज छोटा हो गया और ये बहुत छोटा हो जाता है। और O पे माइनस आया तो एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा। तो देखने में ऐसा लगेगा कि मैंगनीज बड़ा है ऑक्सीजन छोटा है, लेकिन है उल्टा। मैंगनीज +7 का साइज छोटा है और O- का साइज बड़ा है। अब होगा क्या बताओ? पोलराइजेशन याद करो, कैटायन छोटू एनायन बड़ू, कैटायन छोटू एनायन बड़ू। क्या कैटायन खटाखट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? यस। अब ये Mn क्या करेगा? ये यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां पर खींचना चालू करेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस है। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पहली बार ऑक्सीजन से मैंगनीज की तरफ हो या मैंगनीज से ऑक्सीजन की तरफ हो? ऑक्सीजन से मैंगनीज। इसमें जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है इसी को बोल रहे हैं चार्ज ट्रांसफर। क्या बोल रहे हैं इसको? चार्ज ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस वापस जाएगा ही, अभी देखेंगे। वापस जब जाएगा तो कुछ एनर्जी एमिट कर, वो जो एनर्जी एमिट करेगा उसके लैम्डा के हिसाब से कोई ना कोई वेवलेंथ आएगी, कलर आएगा। अब सुने, चार्ज ट्रांसफर जो होता है ना उसमें अलग अलग तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं। मुझे बताइए ये मेटल है और ये लिगैंड है, तो अलग अलग तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं। लिगैंड टू मेटल, मेटल टू लिगैंड, मेटल टू मेटल, ऐसे अलग अलग तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं। इसको अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन लिगैंड से मेटल जा रहा है या मेटल से लिगैंड जा रहा है या मेटल से मेटल जा रहा है, लिगैंड टू मेटल। तो इस तरह के चार्ज ट्रांसफर को बोला जाता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, शॉर्ट में बोलते हैं LMCT। LMCT का मतलब है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये इसके अंदर आ गया लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब मैंने आपको बोला कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देखो पहले पहला मूवमेंट कहां हुआ? लिगैंड से मेटल। अब बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका नहीं आ रहा, इसका इसका और इसका भी आ रहा होगा क्योंकि इनके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो मैंगनीज के ऊपर +7 था, मैंगनीज छोटा ऑक्सीजन बड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां से भी खींचे, यहां से भी खींचे, यहां से भी खींचे, तो इसके ऊपर प्लस बढ़ेगा या प्लस कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्लस कम होगा तो इसका साइज वापस बढ़ेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इसका साइज छोटा। अब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। अब जब ये छोटा होगा तो इसको एक लपड़ देगा, बोले वापस दे इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि साइज छोटा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए, जब शुरुआत कंडीशन ऐसी थी तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच के ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, सिंगम जैसी कहानी चल रही, फिर ये हो जाए ऐसे। तो ये कहानी, ये इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा ना, जब ये छोटा हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा और इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा। और जब ये प्रोसेस लगातार चलेगा तो इलेक्ट्रॉन कभी यहां से वहां, कभी यहां से वहां, इस तरह से लगातार मूवमेंट होगा और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, वापस जाने के लिए एनर्जी एमिट करेगा और इस तरह से कुछ ना कुछ लैम्डा आएगा और कलर दिखेगा और उस कलर के पीछे का जो रीजन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? चार्ज ट्रांसफर। तो ये पूरी इसकी कहानी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चार्ज ट्रांसफर खत्म हो गया अपना, ठीक है ना। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। इसके बाद 3 पेज छोड़ देना, पूरे पूरे 3 पेज, मतलब 6 साइड। कुछ टेस्ट वगैरह है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, है ना, और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम की कुछ चीज है, तो वो मैं आपको फिर है ना अलग से लिखाऊंगा। तो 3 पेज छोड़ देना और उसके बाद डी एंड एफ।
हेलो। अशोक गौतम आया है। शादिक शादिक आया है। सादाफ खान, मोहम्मद परवेज, सौरभ कुमार, राज, रोहन मीणा आया है। रोहन मीणा, अरमान अली, शौर्य त्यागी। कोई आया है इनमें से?